दोस्तों, आज मैं आपको महाबलीपुरम घुमाने लेके जा रहा हूँ। महाबलीपुरम भव्य मंदिरों की अद्भुत वास्तुकला के साथ गोवा जैसे सुंदर बीच के लिए भी प्रसिद्ध है। तिरुपति बालाजी से महाबलीपुरम 190 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह वीडियो देखने के बाद आपको भगवान बालाजी के दर्शन के साथ महाबलीपुरम घूमने की प्लानिंग आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करना ना भूलें। बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। महाबलीपुरम स्थल कहाँ पर है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 55 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल के खाड़ी पर स्थित है। महाबलीपुरम को ममल्लपुरम या ममल्लपुरम के नाम से जाना जाता है। मोदी जी और चीन के राष्ट्रपति पिछले साल इसी स्थान पर मिले थे। महाबलीपुरम कैसे पहुँचे? महाबलीपुरम आप रेल मार्ग, सड़क मार्ग, हवाई मार्ग द्वारा आसानी से पहुँच सकते हैं। महाबलीपुरम से सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट चेन्नई है। अगर आप ट्रेन मार्ग से पहुँचना चाहते हो तो महाबलीपुरम के लिए सीधे ट्रेन की सेवा नहीं है। सबसे निकट की चेंगलपट्टू रेलवे स्टेशन है। चेंगलपट्टू महाबलीपुरम से 29 किलोमीटर स्थित है। चेंगलपट्टू से आप बस से या टैक्सी से पहुंच सकते हैं महाबलीपुरम। चेंगलपट्टू की स्टेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें साउथ की तरफ से चलती हैं। महाबलीपुरम अन्ना शहर से जाने के लिए आसान मार्ग है। चेन्नई रेलवे स्टेशन पर उतरना। चेन्नई से महाबलीपुरम कैसे जाए? चेन्नई से महाबलीपुरम जाने के दो मार्ग हैं, बस मार्ग और रेल मार्ग। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो चेन्नई रेलवे स्टेशन से 14 किलोमीटर दूरी पर तिरुवल्ली बस टर्मिनल है। यहाँ से महाबलीपुरम जाने के लिए बसें चलती हैं। यहाँ से बस का किराया 60 से 80 रुपये लगता है। अगर आप महाबलीपुरम से चेन्नई एग्मोर स्टेशन से चेंगलपट्टू से ट्रेनें चलती है। ट्रेन का किराया 50 रुपये। चेंगलपट्टू से रेलवे स्टेशन बस से या टैक्सी से महाबलीपुरम पहुँच सकते हैं। तिरुपति से महाबलीपुरम कैसे पहुँचे? तिरुपति से महाबलीपुरम जाने के लिए बस या ट्रेन से पहुँच सकते हैं। तिरुपति से महाबलीपुरम जाने के लिए कोरोना के कारण सीधे बस अवेलेबल नहीं है। बस सेवा तिरुपति से बस से पहले चेन्नई पहुंचना होगा। चेन्नई से महाबलीपुरम। तिरुपति से चेन्नई तक सरकारी बस का किराया 190 रुपये है। निजी बस का किराया 550 रुपये है। तिरुपति से ट्रेन से जाना चाहते हैं तो रेणुगुंटा रेलवे स्टेशन से चेंगलपट्टू जाने के लिए ट्रेनें चलती हैं। ट्रेन का किराया सेकंड सीटिंग का 90 रुपये है। महाबलीपुरम पर्यटन स्थलों के एंट्री टिकट कोरोना के कारण एंट्री टिकट ऑनलाइन ही लेना अनिवार्य है, इसलिए महाबलीपुरम जाने के लिए ऑनलाइन ही टिकट बुक कराएं। एंट्री टिकट का मूल्य 35 रुपये है। इस पर महाबलीपुरम के सभी दर्शनीय स्थल देख सकते हैं। ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए वेबसाइट www.asipayumoney.com है। पुरम पर्यटन स्थल खुलने और बंद होने का समय। महाबलीपुरम पर्यटन स्थल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहते हैं। महाबलीपुरम में कहाँ रुके? महाबलीपुरम में वैसे तो एक दिन घूमने का काफ़ी है। यहाँ का मौसम बहुत ही खुशगवार है। यहाँ पर एक रात रुकना तो बनता है। यहाँ पर आपको बीच पे लो बजट से हाई बजट तक होटल आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ निजी होटल के अलावा सरकारी TTDC का होटल भी है। यहाँ निजी होटल में नॉन AC रूम का किराया 600 रुपये है। TTDC AC रूम का किराया कम से कम 3000 रुपये है। TTDC ऑनलाइन रूम बुकिंग वेबसाइट www.tamilnadu.tourism.org है। महाबलीपुरम घूमने जाने का सबसे अच्छा समय महाबलीपुरम
समुद्र के किनारे बसा हुआ है, जिसके कारण यहाँ का मौसम काफ़ी गर्म रहता है। यहाँ जाने के लिए सबसे अच्छा समय अगर सितंबर या नवंबर से फरवरी होता है तो आप सनस्क्रीन और बैग अवश्य लेके जाएं। महाबलीपुरम में भोजन कहाँ करें? महाबलीपुरम सी फूड्स के लिए प्रसिद्ध है। होटल गुरु सी फूड के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। शाकाहारी के लिए कोई खास होटल यहाँ पर नहीं है। इडली, डोसा, वड़ा, सांभर यहाँ पर हर जगह मिल जाता है। महाबलीपुरम में एक दिन रुकने का खर्च कितना आएगा? चेन्नई से महाबलीपुरम बस किराया 150 रुपये, जाने और आने का होटल एक दिन का किराया 600 रुपये, 2 वक्त का सी फूड चाय पानी 1000 रुपये। शाकाहारी भोजन करते हैं तो खर्चा आधा आएगा। एंट्री टिकट 40 रुपये। महाबलीपुरम लोकल ऑटो किराया 100 रुपये। कुल खर्चा आएगा आपको 1890 रुपये। महाबलीपुरम में एक दिन एक रात रुकने का कम से कम खर्चा 1890 आएगा। दोस्तों, अभी समय आया है महाबलीपुरम के खूबसूरत स्थलों को भेंट देने का। महाबलीपुरम को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया जा चुका है। सबसे पहले हम शौर मंदिर को भेंट देंगे। शौर मंदिर महाबलीपुरम के समुद्र तल पर स्थित है। यह द्रविड़ वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। यह मंदिर भगवान शिव और विष्णु को समर्पित है। यहाँ पर 3 मंदिर है। बीच में भगवान विष्णु का मंदिर है, जिसके दोनों तरफ से शिव मंदिर है। इस मंदिर के आसपास के क्षेत्र सुंदर पार्क की शक्ल दी गई है। यहाँ बैठकर इस विहंग दृश्य को देख सकते हैं। शौर मंदिर के पास ही बीच है। अभी बीच पर जाएंगे। समुद्र के किनारे सुनहरी रेत और दूर तक दिखने वाला पानी की लहरें और पर्यटक को अपनी तरफ आकर्षित करती है। काफ़ी साफ सुथरा बीच है। यहाँ पर नहाने का खूब आनंद उठा सकते हैं। बीच पर कई होटल बने चुके हैं। वहाँ पे सी फूड का आनंद लेते हुए समुद्र की लहरों को निहारने की बात ही कुछ और है। हम लोग सबसे पहले जो टेम्पल पास गिरता है उस टेम्पल के पास पहले चले गए। लाइट हाउस देख लो, वो है लाइट हाउस। हमारे को रात में ख्याल में आ गया कि कहाँ से वो वहाँ से बाहर है। कितने दूर है वो? सुधार आता है समुद्र में। वहाँ पे भी समुद्र पर सबसे पहले हमने इस सुंदर मंदिर में दर्शन किया। यहाँ पर सुंदर नक्काशी और कलाकृति और यहाँ का कलर कॉम्बिनेशन हमें बहुत अच्छा लगा। महाबलीपुरम शहर की स्थापना का श्रेय 7वीं शताब्दी के दौरान में पल्लव राजा नरसिंहवर्मन के सपन को जाता है। पल्लव राजा द्वारा बनाए गए कई मंदिर स्थान यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 1 किलोमीटर के दायरे में सभी मंदिरों के दर्शन स्थल है। गोवर्धन पर्वताचा हे दिलेला तुम्हाला कृष्ण दिसेल, त्यानं पर्वत हा इकडे बघा, त्यानं तो पर्वत उतरलेला आहे। त्याच्या बाजूला गोपिका आहे, बाकी सगळं आहे, गायी आहेत, सगळं हे वर्णन केलेलं आहे। तुम्हाला बघायचं आहे, बघून घ्या। फोटो पण काढता येईल। अर्जुन पैनल्स को लगकर ही कृष्ण मंडप है। कृष्ण मंडपम यह मंदिर पारंपरिक बड़े पत्थर को काटकर बनाई गई हुई है। यह एक बड़े मंदिरों से एक है। कृष्ण मंडपम में कृष्ण भगवान की पूर्ण रूप से चित्रित किया गया है। मंदिर की दीवारों पर ग्रामीण जीवन की झलक देख सकते हैं। एक चित्र में भगवान कृष्ण को गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर कृष्ण भगवान का अद्भुत रूप कोरीव
हाथों से नक्काशी बनाई गई है और अच्छी तरह से समझाया गया है। यहाँ पर एक गांव का स्वरूप दिया गया है। यहाँ पे गौ माता, उनका बछड़ा और हर चीज़ बारीकी से दिखाई दी गई है। यहाँ पर गौ माता का महत्व बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया गया है। श्री कृष्ण भगवान इन्होंने अपने हाथ पर इतना बड़ा पर्वत उठाया हुआ, ये बारीक डिटेल इस नक्काशी में दिखाया गया है। यहाँ पे ऊपर बैठे हुए बैल और जो स्तंभ है कृष्ण मंडपम के, वो भी बारीकी से नक्शी काम इस पे करवाया गया है, आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। आगे चलते चलते आपको हम यहाँ पर सुंदर तरीके से कृष्ण भगवान का थोड़ा सा इतिहास बताया गया है। यहाँ पर एक गौ माता का दूध निकालते हुए एक इंसान दिखाया गया है। इसके साथ गौ माता का बछड़ा भी दिखाया गया है। अर्जुन पेनेंस ये स्थल देखने के लिए निकल पड़े। यहाँ पर आपको बड़ी सी वेल जैसा पर्वत दिखेगा। उस पर्वत को इन्होंने अर्जुन पेनेंस एक स्थल गया है। वहाँ पे हम लोगों ने डिटेल्स जानने की कोशिश की। कोरलेलं आहे पण हे इतकं सोपं नाही आहे. हे आपण आज बघतोय पण हे हजारो वर्ष अगोदर कोरलेलं आहे. त्यावेळेस कुठलेच अवजारं नव्हते, कुठलेच इक्विपमेंट्स नव्हते. म्हणजे आपले पूर्वज किती हुशार आहे याच्यातून हे सिद्ध होतं. अर्जुन पेनेंस ये स्थान सबसे बड़े स्थल नक्काशी के लिए लोकप्रिय है। यह 27 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा यह स्थल है। यह 2 विशाल खंडों पर निर्मित स्थित है। यह व्हेल मछली के आकार स्थित विशाल खंड पर भगवान, जानवर, पक्षी, दिव्यजीव, हाथी, बंदर जैसे जानवर है। चट्टान पर कोरी गई नक्काशी अद्भुत है। आप उसे बारीकी तरीके से देख सकते हैं। गणेश रथ से कुछ ही दूर पर कृष्ण बटरवॉल है। कृष्ण का बटरवॉल एक पहाड़ी की बड़ी चट्टान पे है। यह 1200 वर्ष पुराना एक पत्थर बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से रखा गया है। इसे देखकर लगता है कि यह जरा सी तल्ले में नीचे गिर पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पत्थर की चौड़ाई 5 मीटर तथा ऊंचाई 20 फीट है। ग्रेविटी के नियमों के विरुद्ध ये पत्थर बड़ी ढलान वाली पहाड़ी पर 45 डिग्री की पर बिना कोई सहाय के टिका हुआ है। इसे कृष्ण का मक्खन भी कहते हैं। उनका मानना है कि यह पत्थर मक्खन की गेंद है, जिसको कृष्ण ने अपनी बाल्यावस्था में नीचे गिरा दिया गया था। सन 1908 में इस पत्थर पर उस समय के मद्रास गवर्नर अतर की नज़र पड़ी। उनको लगा कि यह पत्थर किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने इस पत्थर को उसी स्थान को हटाने के लिए 7 हाथी से खिंचवाया, पर यह पत्थर अपनी जगह से 1 इंच भी बिल्कुल नहीं हटा। हम आप लोगों को बारीकी से बारीक डिटेल्स आपको दे रहे हैं, इसलिए कहीं मत जाइए। इस वीडियो में लगातार हमारा साथ बने रहिए। आपको अगले स्थल पे हम लेके जा रहे हैं, तो चलिए वहाँ जाते जाते हमें कुछ बच्चे वीडियो निकालते हुए दिखे। इसका अगला स्थल त्रिमूर्ति गुफा मंदिर है। त्रिमूर्ति गुफा मंदिर गणेश रथ के उत्तर की ओर स्थित है। यह मंदिर 100 फीट ऊंची चट्टान पर निर्मित किया गया है। त्रिमूर्ति गुफा मंदिर 7वीं शताब्दी के दौरान प्राचीन प्रमुख कट मंदिर है। त्रिमूर्ति गुफा मंदिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश और विष्णु को समर्पित है। त्रिमूर्ति गुफा के आगे आपको छोटा सा तालाब मीन्स यहाँ पे एक कुआं दिखेगा।
शायद वो पानी का स्रोत होगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से आगे लाइट हाउस के लिए प्रस्थान किया। यहाँ से हम लाइट हाउस की तरफ निकल पड़े। हम यहाँ से चलते चलते वापस कुएं की तरफ बढ़े। कुएं का पानी देखा और फिर उसके बाद इसी रास्ते से हम लोग व्हाइट हाउस की तरफ निकल पड़े। रास्ते से जाते जाते वही लड़के और छोटे छोटे बच्चे वीडियो निकालते दिखे। जाते वक्त हमने उनको हाय किया, बाय। जाते जाते हम आपको हर चीज़ डिटेल में दिखाएंगे। तो हम चलते हैं आगे की ओर। यहाँ से हम कुछ देर इस बड़े से चट्टान में रुके, थोड़ी ठंडी हवा ली और यहाँ पे थोड़ी छोटी छोटी बारीकियाँ बॉक्स में नक्काशी निकाली गई थी, वो देखी। वो देखने के बाद हम लाइट हाउस की तरफ उस रास्ते निकल पड़े। हम लोग इसी रास्ते से इन चट्टानों पर से आड़े टेढ़े रास्तों से निकल पड़े। चलते चलते हमने एक चीज़ और देखी, इन चट्टानों पर छोटे छोटे बॉक्स किए हुए हैं। जब चलते चलते इस पे आप गिरे ना। मेरा कहना ये है कि ये जो बॉक्स दिख रहे हैं, बारिश के वक्त इस पे बराबर पैर रखते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। इस चट्टान की दोनों ओर, एक ओर से आपको ये बड़ी चट्टान दिखती है और दूसरी ओर से थोड़ा खाई जैसा पार्ट है और वहाँ से भी बॉक्स बनाए हुए हैं, आप ऊपर चढ़ सकते हो। यहाँ पर दोनों तरफ से नीचे खाई जैसा है। यहाँ से हम लोग चलते चलते आगे डिटेल्स देंगे। आपको मेरे पीठ पीछे कृष्ण वाटरफॉल दिख रहा होगा। देखने लायक है सब चीज़ें। ये सभी चीज़ें जो है, जो पत्थर है, सालों से यहाँ पे ऐसी है। हर चीज़ देखने लायक है, सब पुरातन चीज़ें हैं। वहाँ पे छोटी सी गुफा भी है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ खींचते हैं। मैं वीडियो निकालते निकालते हमारे कुछ लोगों से थोड़ा दूर रहा, तो भी चलते चलते हमने इतनी धूप में कवर किया। यहाँ पे जाते जाते पत्थरों पर छोटी छोटी नक्काशी, छोटे छोटे बॉक्स आपको दिखेंगे। यहाँ से आपको पूरा शहर और दूर से नदी या समुंदर वो दिख रहा होगा। यहाँ से हमने इसी रास्ते से आगे हम लोग निकल पड़े। जाते जाते हम लोगों को कुछ गंदगी भी दिखी जो लोगों ने करके रखी थी। इंडिया का प्रॉब्लम यही है। देखो कैसा है, इतनी अच्छी धरोहर है ये, बहुत पुरातन और लोगों का यही प्रॉब्लम्स है। देखो पैकेट्स, बॉटल्स, प्लास्टिक, पूरे इंडिया में वही प्रॉब्लम है। फॉरेन से लोग देखने आते हैं ये हर चीज़, और अपने इंडिया वाले उसको संभाल के बहुत कम रखते हैं। ये हमारे टूर के हीरो असम। चलते चलते हम लोग सब थक गए थे, तो भी कुछ चीज़ें हमें देखने की रह गई थी। द्रौपदी बाग, तुम्ही निघालते द्रौपदीचं आंघोळीचं ठिकाण आहे. राज विक्रम और पाषाण क्रांति वर्णम मंदिर,
हम लोग सभी मेन पॉइंट्स घूम लिए। हम लोग राजगोपुरम देखने निकल पड़े। यहाँ पर हमने बड़ी बड़ी दीवारें, उस पर कोरीव नक्शी काम देखा। यहाँ पे अभी लेटेस्ट जैसे बिल्डिंग्स रहती है वैसे थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखा। यहाँ से शहर पूरा अद्भुत दिख रहा था। यहाँ से राइट साइड में देखा तो टावर दिख रहा था जिसे लाइट हाउस कहते हैं। सो यहाँ पे हमने कुछ देर फ़ोटो खींचे और यहाँ से फिर हम चल दिए। अब हम वराह गुफा मंदिर जाएंगे। वराह गुफा मंदिर एक मंडप मंदिर साथ के साथ एक अखंड रॉक मंदिर है। यह गुफा अन्य गुफाओं के मंदिर की तरह ही है। यह 7वीं शताब्दी के स्थायी बना हुआ एक मंदिर है। मंडपम के दीवारों पर भगवान विष्णु द्वारा वराह का रूप स्थित है। यहाँ भूदेवी 7 मूर्ति बनी हुई है। वराह गुफा के पास ही गणेश मंदिर है। एक सिंगल पत्थर में ये पूरा टेंपल बना है मंदिर। एक सिंगल स्टोन। वराह गुफा के पास ही गणेश मंदिर है। गणेश रथ मंदिर पल्लव राजवंश द्वारा निर्मित किया गया है। महाबलीपुरम में एक दर्शनीय मंदिर है। गणेश मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है। इस मंदिर को एक चट्टान पर खूबसूरती से कोरा गया है जिसकी आकृति एक रथ जैसी दिखाई देती है। इतना सारा घूम के हमारे साथी सभी थक गए थे तो हम लोग सब वापस निकल पड़े। हमने जाते जाते आगे और 2-3 स्पॉट देख लिए और वहाँ पर जो साइड सीन करते करते जो शॉप दिखे उस शॉप में हमने शॉपिंग भी की। यहाँ पर आपको हर एक शॉप में पत्थर पे बारीकी नक्शी काम किया हुआ दिखेगा। यहाँ पे शंख और छोटे छोटे गणेश जी, हाथी, कछुआ और अलग अलग मूर्तियाँ दिखेंगी। यहाँ का बारीक नक्शी काम देखने लायक है। देखे जाए तो ये वहाँ के अलावा कहीं और जगह नहीं मिलता। वहाँ पे इन स्टोन का बहुत महत्व है तो आप वहाँ जाए तो ज़रूर शॉपिंग करें। ये चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव रहती है तो हम लोग सभी यहीं से गाड़ी ना निकालते हुए पैदल गए। पैदल जाते वक्त लेफ़्ट और राइट साइड से दोनों साइड से शॉप दिखी। शॉप में कुछ अच्छी शॉप्स भी है जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। वहाँ पे बैग्स, हैट और बच्चों के खिलौने और बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिली। हाती आहे हे बघा, हा हत्ती एका दगडात बनवला, त्याच्या आतमध्ये दुसरा दगड इथून सूर्या टाकून बनवला। हा पण बघा, हे पण पहा, आहे की नाही कलाकृती। त्यांचं कॉस्ट कोणाला घ्यायचं असेल तर मला सांगा, मी बाकीचं करतो। हत्ती का अंदर आती है। चला मी सांगतो तुम्हाला। यहाँ से हम लोगों ने कुछ शॉपिंग करने के बाद पैदल हम निकल पड़े क्योंकि गाड़ी से जाना हो तो आपको रास्ते से जाना पड़ेगा बट पैदल जाते वक्त आपको शॉपिंग भी करनी मिलती है। तो यहाँ से हम पंचरथ पहुँच गए। पंचरथ भी देखने लायक था। एक नक्शी काम बहुत अद्भुत था। पंचरथ
अपनी नक्काशी और कलाकृति से शैली के लिए मशहूर है, जो कि 5 पांडवों के नाम से जाना जाता है। इसकी खासियत ये है, यह एक ही पत्थर को काट कर बनाए गए हुए हैं। इसमें महाभारत की कहानियाँ दर्शाते हुए कलाकृतियाँ देखने को मिलती है। यह रत्न बड़े से छोटे आकार में 5 पांडव के द्रौपदी के हैं। पंचरथ से दोस्तों, यहाँ से हम लाइट हाउस चल दिए। सब हमारे लोग थक गए थे, तो हम लोगों ने वापस गाड़ी में बैठ गए और वहाँ से गाड़ी से लाइट हाउस तक चल दिए। लाइट हाउस दूर से बहुत अद्भुत दिख रहा था। हम लोगों ने सोचा कि वहाँ जाए और बारीक डिटेल से देखें और आपको इस वीडियो में और डिटेल जानकारी दें। तो चले लाइट हाउस चलते हैं। जितना दूर से लाइट हाउस खूबसूरत दिखता था, उतना लाइट हाउस पास से भी दिखता है और उससे ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो हमने लाइट हाउस जाने के बाद आगे हम समंदर की तरफ चल दिए। हमने सोचा कि थोड़ा समंदर की तरफ टहल लेते हैं। आगे जाकर वहाँ आपको कार पार्किंग करनी पड़ती है। कार पार्किंग करने के बाद आपको राइट साइड से सीधा एक छोटा रास्ता आता है। उस रास्ते से आपको शॉपिंग करने के लिए बहुत सारी शॉप्स मिल जाएगी। वहाँ पर आपको टिकट्स भी मिल जाएगी। उसके बाद आप वहाँ शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चमड़े की चप्पल, जूती मिल जाएंगी। यहाँ की चमड़े की जूती और चप्पल बहुत फेमस है। कहते हैं यहाँ की जूती और चप्पल पूरे भारत में सबसे अच्छी मिलती है। वैसे तो कोल्हापुर में भी मिलती है, बट यहाँ पे अच्छी मिलती है। तो हम लोग यहाँ से थोड़ा शॉपिंग करके समंदर के पास चल दिए। समंदर का नज़ारा देखने लायक था। कई लोग यहाँ पे मस्ती और एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग फ़ोटो खींच रहे थे। पूरा समंदर देखने के बाद हम लोग वापस चल गए। यहाँ से आपको ओल्ड मंदिर या ओल्ड टेम्पल दिखता है। हम लोगों ने वहाँ से वापस अपने घर तरफ चल दिए। हम लोग इतने थकने के बाद भी हमें ये जो रेती है, कहीं ठंड लग रही थी तो कहीं गर्म। हम कैसे वैसे यहाँ से चलते चलते आगे पहुँच गए। लाइट हाउस के पास महिषासुर मर्दिनी गुफा है। ऊपर ईश्वर मंदिर है। गुफा देवी दुर्गा माँ को समर्पित है। गुफा में शिव पार्वती मुर्गन की नक्काशी है। लाइट हाउस के ऊपर जाने का 10 रुपये टिकट लगता है। ऊपर से महाबलीपुरम का शहर का दृश्य अद्भुत और सुंदर दिखता है। महाबलीपुरम से 14 किलोमीटर दूर चेन्नई महाबलीपुरम रोड पर क्रोकोडाइल बैंड स्थित है। यहाँ 5000 से ज़्यादा मगरमच्छ है देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सांपों का फार्म भी है। एंट्री फी 150 रुपये है और महाबलीपुरम में सीशेल निःशुल्क भी है। इस पे विविध प्रकार के शंख भी देखने को मिलेंगे। आप कल्पना भी नहीं कर सकते इस प्रकार के शंख भी होते हैं। यहाँ पर अनेक प्रजाति के समुद्र जीव मछलियाँ देखने को मिलेगी। एंट्री फी 100 रुपये है। तो दोस्तों, महाबलीपुरम की प्रमुख दर्शनीय स्थल घूम चुके हैं।
यहाँ पर महाबलीपुरम की यात्रा की समाप्ति करते हैं। आगे और मिलेंगे नए सफ़र में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।